फिर अगर आपका कोई इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, कोई कोर्स, कोई प्रोजेक्ट रहा है तो आप उसको मेंशन करोगे। इसको हम कहते हैं XYZ रूल या XYZ रूल। अब ये रूल क्या है? अगर आपका रेज्यूमे और जो जॉब पोस्टिंग है यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें मैच हो, और वो कैसे होगा? ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है, इंक्लूडिंग आप सबका। मैम, हमें ना इंटरव्यूज के कॉल ही नहीं आते, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे जैसे कितने लोगों को कॉल्स आते हैं और हम वेट करते रहते हैं, जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमें एक कॉल नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है, इंक्लूडिंग आप सबका। जवाब ये है कि इंटरव्यू का कॉल कब आता है? हम थोड़ा रिवर्स में जाते हैं। तब आता है जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। और रिज्यूमे कैसे शॉर्टलिस्ट होगा? अगर आपका रिज्यूमे और जो जॉब पोस्टिंग है यानी कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें मैच हो। और वो कैसे होगा? जब आपका रिज्यूमे सही हो, ऑप्टिमाइज्ड हो, ATS कंप्लायंट हो और वो जॉब रोल के साथ मैच करता हो। तो आपका जवाब यही है बच्चों कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे तो आपके जॉब एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं है, बल्कि आपका रिज्यूमे सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना रिज्यूमे कैसे ATS कंप्लायंट और पर्सनलाइज्ड बना सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एवरी जॉब रोल जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड रिज्यूमे स्टेप बाय स्टेप, और इस वीडियो के एंड तक रहिएगा क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा कि एक ATS टेम्पलेट कैसे बनता है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं तो आप यूज कर सकते हो अपना CV बनाने के लिए। देन यू आर रेडी टू अप्लाई। तो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली चीज आपके रिज्यूमे में आता है आपका नाम, आपका फुल नेम जो एज पर आपके आधार कार्ड का है। उसके नीचे आएगा जॉब रोल, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ये गलती हम करते हैं, या तो हमारा प्रीवियस जॉब रोल लिख देते हैं या हम लिख देते हैं फ्रेशर है, वो नहीं चलेगा। HR जब आपका CV देखें तो आपके नाम के नीचे उन्हें पता होना चाहिए कि आप कौन से जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप लिख सकते हो एस्पायरिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर कस्टमर सर्विस एंथुसियास्ट। आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हो, या फिर ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। ये सारे जो वर्ड्स हैं इससे एक HR को ये सिग्नल मिलता है कि आप एक फ्रेशर हो और एंट्री लेवल रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये। उसके नीचे है आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन में क्या आता है? आपका फुल एड्रेस, स्ट्रीट नेम, एरिया नेम के साथ, पिन कोड के साथ, और उसी के साथ साथ आप लिखोगे आपका ईमेल ID और लिंक्डइन का URL। अब जो ईमेल ID होता है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ईमेल ID लिख दिया। आपका ईमेल ID प्रोफेशनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम राजू कुमार है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो राजू कुमार स्मार्ट 218192A। नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। अगर आपका ईमेल प्रोफेशनल नहीं है तो HR वहीं से पुट ऑफ हो जाते हैं। तो आपको आपका प्रोफेशनल ईमेल ID क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी आपका ईमेल ID है जो आपका नाम और बर्थ डेट या बर्थ ईयर के साथ कनेक्टेड है, यू आर गुड टू गो। उसके नीचे आप डालोगे आपका लिंक्डइन URL का लिंक। अब ये कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, और अगर आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो तो राइट हैंड साइड पे एडिट पब्लिक URL का एक ऑप्शन है। उधर से आप अपना URL कॉपी कर सकते हो और यहाँ आपके रेज्यूमे पेस्ट। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्टैक्ट सेक्शन रेडी। उसके बाद आता है आपका मेन सेक्शन जो है पर्सनल समरी। हम जो पहले अपने CVs में करियर ऑब्जेक्टिव लिखते थे वो अब आउटडेटेड है। कोई नहीं लिखता अब करियर ऑब्जेक्टिव, आपको लिखना है पर्सनल समरी। पर्सनल समरी होना चाहिए आपका 4 से 5 सेंटेंस, उसके ऊपर नहीं। क्या है ये पर्सनल समरी? जैसे कि जब आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, जब तक आपको ट्रेलर नहीं अच्छी लगती आप वो मूवी देखने नहीं जाते हो। सिमिलरली आपका रेज्यूमे में जो आपका पर्सनल समरी है वो टीजर है, और अगर उनको वो नहीं अच्छा लगा तो शायद वो आपका बाकी का रेज्यूमे ना पढ़े। तो आपका पर्सनल समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको आपके स्किल्स को, आपके स्ट्रेंथ और आपके पैशन को हाईलाइट करना है, बहुत जरूरी। तो पर्सनल समरी में आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उससे आपने क्या स्किल सीखे तो ये जॉब रोल के साथ मैच होता है। अब स्किल मैच कैसे करोगे? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा, कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन को आप एक AI टूल पे डालकर ये बोल सकते हो कि ये जॉब रोल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपने इस फील्ड में ग्रेजुएशन करा है, तो मेरे कॉमन स्किल्स क्या हो सकते हैं?
उनमें से आप वो 3 स्किल्स यूज करोगे जो आपके पास है और आपने उसे कभी ना कभी अपने लाइफ में यूज किया होगा। तो वो होता है स्किल अलाइनमेंट। तो वो रहा आपका फर्स्ट इंट्रो आपका पर्सनल समरी का। फिर अगर आपका कोई इंटर्नशिप, वर्क एक्सपीरियंस, कोई कोर्स, कोई प्रोजेक्ट रहा है तो आप उसको मेंशन करोगे कि आपने कहाँ से कोर्स किया, आपने क्या सीखा और उसे आपने क्या अचीव किया। फिर चाहे वो कोर्स कंप्लीशन क्यों ना हो, वो भी एक अचीवमेंट। और लास्ट में आप ये लिखोगे कि आप इस इंडस्ट्री के लिए सही क्यों हो, आप ऐसा क्या स्किल्स लेकर आते हो जो आप कंपनी के लिए एक एसेट प्रूव हो सकते। तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल समरी, नॉट मोर देन 4 to 5 सेंटेंसेस। फिर आता है आपका 2 अलग अलग स्किल का ऑप्शन, टेक्निकल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स, या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, या फिर सॉफ्ट स्किल्स का नाम भी आप दे सकते हो। तो टेक्निकल स्किल्स और पर्सनल स्किल्स सब आपका बुलेट पॉइंट में आएगा, वन बिलो द अदर। टेक्निकल स्किल्स में आप MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट ये भी लिख सकते हो अगर आपको कोई और टूल्स की नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपका वो स्किल का सेक्शन भरा हुआ रहता है और ऐसा नहीं लगता कि खाली है और आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। बट साथ साथ अगर आपको कैनवा यूज करना आता हो, टैली या फिर कोई और सॉफ्टवेयर, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। फिर आता है आपका पर्सनल स्किल्स। ये भी सेम, जो आपने स्किल अलाइनमेंट करी होगी, आपको अब उनमें से 6 to 8 ऐसे स्किल्स को उठाना है जो आपके पास है और आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपके जॉब रोल से मैच करता है। तो वो स्किल्स को आप लिस्ट करोगे वन बिलो द अदर। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एथिक, ऐसे ही कुछ स्किल्स। अब इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। अब मुझे पता है कि आप सब फ्रेशर्स हो और आपके पास हार्डली एक्सपीरियंस होगा, बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस को आप एडिट करके अपना इंटर्नशिप का भी डाल सकते हो, या फिर जो प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे अपने एजुकेशन के टाइम या कोई कोर्स वर्क के टाइम, तो वो आपका हेडिंग होगा। अब फॉर्मेट ऐसा है कि सबसे पहले आप लिखोगे कि आपने क्या करा, कौन से कंपनी में काम करा, क्या रोल करा, ऑफिस का लोकेशन क्या है और ड्यूरेशन। ये फॉर्मेट आपका हमेशा सेम रहेगा। तो एक बार और कहती हूँ, आपका ऐसा फॉर्मेट है कि जॉब रोल लिखोगे, कौन से कंपनी से किया, लोकेशन और ड्यूरेशन, ईयर वाइज। और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसके नीचे हमें क्या लिखना है। मैम, मेजर गलती जो फ्रेशर्स यहाँ पे करते हैं वो सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कस्टमर्स को हैंडल किया, उनके क्वेरीज को मैंने आंसर किए एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। अब मेरा सवाल ये है, ये तो सबको पता है, क्या आपको लगता है एचआर को नहीं पता कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है? बट आपने क्या अलग किया और आपने क्या स्किल्स यूज किए वो कभी मेंशन नहीं किया, और ये गलती है जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस हो, इंटर्नशिप हो, प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी हो, आप उसको 2 मैक्सिमम बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, वन बिलो द अदर। हर एक बुलेट पॉइंट का एक बहुत सिंपल रूल है, इसको हम कहते हैं XYZ रूल या XYZ रूल। अब ये रूल क्या है? तो X का मतलब ये है कि आपने क्या किया, कुछ लीड किया, कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ डेवलप किया, कुछ कोलैबोरेट किया, क्या किया। Y मतलब आपने कैसे किया, यानी कि कौन से टेक्निकल स्किल्स अगर यूज किए हो तो, और कौन से सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, क्या ऐसे स्किल्स यूज किए। और Z आपने क्या अचीव किया। मे बी एस्केलेशंस कम हो गए, प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो गया, कस्टमर ने रिकग्निशन दिया, आपने कस्टमर को कन्वर्ट कर लिया, हाई टिकट क्लाइंट क्लोज किया, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक बुलेट पॉइंट में ये रूल अप्लाई होता है, क्या किया, कैसे किया, यानी कि क्या स्किल्स यूज किया और क्या अचीव। तो ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप या फिर आपका प्रोजेक्ट का सेक्शन। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, which is your certification section। अब अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन करी है तो वो भी आप सेम फॉर्मेट में वन बिलो द अदर बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट करोगे। कहाँ से किया सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफिकेशन का नाम क्या है, कहाँ से किया आपने, कंपनी का नाम, लोकेशन और फिर आपका वो ड्यूरेशन। तो फॉर्मेट हर जगह सेम रहता है बिकॉज हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती। तो ये आपका सर्टिफिकेशन का सेक्शन है, इसको आप वन बिलो द अदर बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते। हाँ, बट जो आपका ये सर्टिफिकेशन का सेक्शन है
और अगर आपने PW स्किल से कोई सर्टिफिकेशन करी है, फिर वो चाहे BFSI सर्टिफिकेशन हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, CPFTA हो या कोई भी दूसरा सर्टिफिकेशन, आप जहां वो फॉर्मेट पे लिखोगे उसी के नीचे एक 3-4 लाइन का समरी में क्या होगा, सेम जो आप वर्क एक्सपीरियंस में फॉलो कर रहे हो, आपने क्या किया, कैसे किया और क्या अचीव किया। तो इस हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेशंस को लिस्ट करके उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने सर्टिफिकेशन के थ्रू क्या सीखा। बट याद रखिएगा, ये होना चाहिए इन अलाइनमेंट विद द जॉब रोल। किसी के लिए जॉब रोल में क्लैरिटी और जॉब रोल से कॉमन स्किल्स लिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब ये तो हो गया आपका सर्टिफिकेशन सेक्शन। अब आता है आपका अचीवमेंट या अवार्ड्स वाला सेक्शन। इसमें खाली आप ये लिखोगे कि आपने कौन सा अवार्ड जीता और कौन से कंपटीशन में, बस उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा रिकग्निशन या अचीवमेंट नहीं है तो वो सेक्शन को आप हटा सकते हो, इट्स ऑप्शनल। अब अचीवमेंट हो गया, सब हो गया, फाइनली आता है आपका वॉलंटियरिंग सेक्शन। यहाँ पे अगर आपने NGO के लिए या कोई सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा किया आउट ऑफ योर फ्री विल, वो आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आपने नहीं किया है तो एज फ्रेशर्स मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप कीजिए, आसपास के कोई भी NGO में वॉलंटियरिंग कीजिए। क्यों मैम, क्यों करना है? क्योंकि एज फ्रेशर्स आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वॉलंटियरिंग करने से आपके स्किल जरूर बिल्ड होंगे और जो HR है वो इस चीज से इम्प्रेस्ड होंगे कि आप समाज सेवा में इंटरेस्टेड हो और आप कम्युनिटी के लिए कुछ भला करना चाहते हो। और हर एक कंपनी कैंडिडेट की ये क्वालिटी को एडमायर करता है, क्योंकि उनको भी एक ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जो इतने पॉजिटिव हो और वो एक इम्पैक्ट बनाना चाहते हो। तो इसी के लिए आपका वॉलंटियरिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट है। लास्ट आता है आपका सेक्शन विच इज रेफरेंसेस, जहां पे आपको कुछ रेफरेंस नहीं मेंशन करना, खाली लिखना है अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, बस। रेफरेंसेस का ये ब्यूटी है कि आप कोई भी आपके प्रोफेसर, कोई फैकल्टी या फिर आपके इंटर्नशिप में जो भी आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप रोल्स के लिए ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप मुझे एक एक्सपीरियंस लेटर दे सको या फिर एक रिकमेंडेशन। और वो भी नहीं तो क्या आप मुझे आपका ईमेल आईडी दे सकते हो, ताकि अगर कंपनी वाले कुछ बैकग्राउंड चेक करना चाहें तो मैं उनको आपका ईमेल आईडी दे दूंगा और बहुत ही प्रोफेशनली आप लोगों का एक्सचेंज हो सकता है, कम्युनिकेशन, विदाउट इवन शेयरिंग देयर प्राइवेट नंबर। तो रेफरेंसेस हमेशा बैकअप के लिए रेडी रखना, क्योंकि कोई भी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपसे तो आप ये सारे स्टेप्स अप्लाई करोगे एंड यू कैन सी दैट यू हैव अ वेल ऑप्टिमाइज्ड ATS रेज्यूमे, जो करेक्ट साइज, करेक्ट फॉन्ट और सही डिटेल्स उसमें दिया है, विच इज कंप्लीटली रेलेवेंट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये याद कीजिएगा कि हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपका स्किल्स और आपका कंटेंट आपके रेज्यूमे में स्लाइटली चेंज होगा, तो वो चेंज करना ना भूलें एंड लेट मी नो कि आपने क्या क्या गलती करी थी रेज्यूमे में और आप उसको अब कैसे इंप्रूव करने वाले हो। एंड टू नो अ लिटिल मोर अबाउट ATS, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ATS के गाइडलाइंस क्या है। हमने वैसे कैप्शंस में भी दिया है, जिससे आपको पता चलेगा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, मार्जिन, ये स्पेसिंग, ये सब कितना होना चाहिए। So you can maintain all these guidelines and now you're ready to hit the apply button.